अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है, एक बार कंफर्म कर दो। यस मैम। अच्छा ठीक है, देखो हम लोगों ने लास्ट दिन स्टार्ट किया था कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो कोरिलेशन मतलब क्या था, रिलेशन फाइंड आउट करना। अब रिलेशन तो एक वेरिएबल से नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग वेरिएबल्स का रिलेशन पढ़ रहे थे, तो रिलेशन तो एक वेरिएबल का पॉसिबल नहीं हो सकता, इसीलिए मोर देन वन यानी टू वेरिएबल्स का हम लोग रिलेशन पढ़ रहे थे। और रिलेशन कैसा हो सकता है, देखो किसी के साथ हमारा अच्छा रिलेशन हो सकता है, बुरा रिलेशन हो सकता है, ठीक ठाक रिलेशन हो सकता है। उसके हिसाब से तुम लोग अगर देखोगे तो हम लोगों ने यहाँ पर कितने तरह का रिलेशन देखा था, ये देखो पॉजिटिव कोर रिलेशन देखा था, ठीक है, नेगेटिव कोर रिलेशन देखा था, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि कितने तरह से हम लोग रिलेशनशिप को मेजर कर सकते हैं। स्कैटर डायग्राम से कर सकते हैं, ये स्कैटर डायग्राम मैंने सारा ड्रॉ करके दिखाया था तुम लोगों को। उसके बाद कार्ल पियर्सन, जो कि एक फॉर्मूला मतलब जिन्होंने एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, जो कि बेस्ट फॉर्मूला माना जाता है कोरिलेशन कोफिशिएंट का, ठीक है। तो आर एक्स वाई यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा था, ठीक है, कैसे करके कैलकुलेट होता है और आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है। अच्छा, अब हम लोग आज यहाँ पर दूसरा एक फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, दैट इज रैंक स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। गुड मॉर्निंग साहिल। गुड मॉर्निंग अच्छा, मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो, आज हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो अगर हम लोग कौन सा देखो कितना सारा मेथड है कि हम लोग रिलेशन को मेजर कर सके, ठीक है, मतलब रिलेशन स्ट्रांग है कि रिलेशन खराब है। तो उसमें हम लोगों ने दो पढ़ा, एक पढ़ा डायग्राम के हिसाब से स्कैटर डायग्राम, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कोरिलेशन, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेयरमैन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें से हम लोग क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन एज वेल एज स्ट्रेंथ, ठीक है। डायरेक्शन का मतलब है कि किधर जा रहा है डायग्राम, मतलब डायरेक्शन का मतलब है कि रिलेशन कैसा है, ठीक है, डायरेक्शन रिलेशन कैसा है। और स्ट्रेंथ का मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है कितना अच्छा है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ कोर रिलेशन यूजफुल फॉर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, देखो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग नंबर काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी भी बैट्समैन का जो भी रन हुआ है, ठीक है, उसका एवरेज, ये भी स्टैटिस्टिक्स है। पूरे वीक में कितना बरसात हुआ है उसका एवरेज, वो भी स्टैटिस्टिक्स है। बट एट्रीब्यूट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करना, ठीक है। जैसे कोई बहुत अच्छा है, तो ये बहुत अच्छे को हम लोग नंबर में कैसे बताएं, वो स्टैटिस्टिक्स में कैसे करके करना है। ये एट्रीब्यूट्स का मतलब ये होता है कि किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को पता करना, ठीक है। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स को पता करना, लेकिन इसको भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है वो सब कुछ नंबर में ही बताता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स को हम लोग कभी भी एट्रीब्यूट्स में डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, बट बता सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देने से तुम लोग समझोगे। जैसे मान लो कि कोई रेडियो एफएम वगैरह में जब गाना आता है, ठीक है, तो गाना वीकली बेसिस पे होता है ना कि ये रैंक 1 है, रैंक 2 है, रैंक 3 है। तो गाने का रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 किस बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है। रैंक 1 जैसे अगर कोई स्टूडेंट को बोल रहे हो कि वो फर्स्ट हुआ सेकंड हुआ, वो तो मार्क्स के बेसिस पे बोल रहे हो कि उसका टोटल नंबर इतना है। लेकिन गाना को कैसे बोल रहे हो कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा, ये तीसरा, इस हफ्ते का पहला गाना है नंबर 1 पे ये वाला, ये कैसे बोल रहे हो। मतलब गाना लोगों ने कितना पसंद किया, ठीक है,
उसके हिसाब से वो लाइक डिसलाइक के हिसाब से उसका रैंक होता है ना। तो वही चीज हो गया, इसको हम लोग क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करना, ठीक है, किसी भी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे कुछ गुड है कुछ बैड है। जैसे मैंने गाना वाला एग्जांपल दिया, अब सोचो ना, गाना गाना जो हम लोग रैंक करते हैं टॉप 20 कौन सा है, तो गाना का रैंक कैसे करते हैं, उसी तरह से करते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग पहले सर्वे करते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा गाना ज्यादा पॉपुलर है, तो वो नंबर 1 पे चला जाता है, फिर नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 इस तरह से आता है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट का मतलब वही होता है कि हम लोग अभी क्या मेजर करेंगे रिलेशनशिप में, एट्रीब्यूट्स के हिसाब से रिलेशनशिप को मेजर करेंगे, ठीक है, एट्रीब्यूट्स। अब जब करोगे तब देखो कैसे होगा, हम लोग क्वेश्चन करने से समझ जाओगे कि एट्रीब्यूट्स को कैसे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू से सॉल्व कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड इसमें लिखो, applied to applied to find the level of agreement or disagreement between two judges so far as assessing a qualitative characteristics is concerned। मतलब देखो, जैसे मान लो कुछ कंपटीशन हो रहा है, लाइक डांस कंपटीशन हो सकता है, गाने का हो सकता है, ठीक है, रिसाइटेशन का हो सकता है, तो अलग अलग कंपटीशन हो सकता है जहां पर कौन सबसे अच्छा किया है वो फर्स्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नॉर्मली कोई भी एक कंपटीशन में 3 जो है स्पेस खाली हो सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड का, उसके बाद और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली कौन डिसाइड करता है कि कौन फर्स्ट होगा डांस कंपटीशन में, कौन सेकंड होगा, वो तो जज डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो जज में भी तुम लोग, आजकल बहुत सारा रियलिटी शो होता है, अगर तुम लोग देखते हो, हम तो उतना देखते नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलता है, डांस का हो या फिर कोई भी चीज का हो, रियलिटी शो होता है, तो वहां पर देखो कोई बोलता है मुझे इनका गाना अच्छा लगा, कोई बोलता है नहीं लगा। तो जज में भी क्या होता है, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट होता है। तो देखो, ये स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन देखो कहाँ हो रहा है, ये जो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट होता है जजों के बीच में, ठीक है। जज क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि किसने अच्छा डांस किया, तो ये क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनका एट्रीब्यूट, यानी अच्छा किया कि बुरा किया, कितना बुरा किया, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढ रहे, क्वांटिटी नहीं, मतलब 2 गुना खराब किया ऐसे थोड़ी ना, ये तो बोलने का बात है, लेकिन कितना खराब किया, 2 3 4 ऐसे करके तो नहीं बोल सकते, बहुत अच्छा किया, ठीक ठाक किया, ये कोई नंबर में मेजरमेंट नहीं है, ये एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स है कि बहुत अच्छा है, वो थोड़ा अच्छा है, ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ये क्या है, एट्रीब्यूट्स हो गया ना। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे ज्यादा अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, ठीक है। लेकिन अच्छा किस बात पे, अगर कोई स्टूडेंट का बात हो रहा है तो मार्क्स से आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन जैसे कोई कंपटीशन वगैरह हो गया, वहां पर क्या होता है, वहां पर जज अपना जो उनका उनके पास जो नॉलेज है उससे वो आइडेंटिफाई करते हैं कि क्वालिटी डांस हुआ कि नहीं, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी जो है वो गाने का सही हुआ है कि नहीं, मतलब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके कंसर्न होते हैं। तो वहां पर जजों के अंदर एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होता है, और उस चीज को कैसे हम लोग मेजर करेंगे, उसके लिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स में स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये इसीलिए अप्लाई कहाँ होता है ये मैंने समझा दिया, अप्लाई टू फाइंड द लेवल ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू जजेस सो फार एज असेसिंग ए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इज कंसर्न, क्योंकि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके ये लोग कंसर्न रहते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने में ये हमें हेल्प करता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, इसमें फॉर्मूला फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये नाम क्या है देख लो, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो पिछला वाला जो था उसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते थे, इसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, या फिर ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल आर ऑफ आर, ठीक है। ये सब तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, इसको मेरे पास कोई तोड़ नहीं है, क्यों, क्योंकि रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, सॉरी, कोरिलेशन कोफिशिएंट को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, लास्ट दिन के क्लास में तुम लोग देख सकते हो, ठीक है।
लेकिन वो था कार्ल पियर्सन का, और स्पेयरमैन्स का किससे डिनोट होता है? कैपिटल आर से। तो आर ऑफ आर, आर ऑफ आर, और इसका फॉर्मूला होता है 1 - 6 है ये, 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर -1। ठीक है, ये होता है। यहाँ पर हर एक चीज का मीनिंग हम लिखवा देंगे। यहाँ पर 1 का मतलब तो 1 होता है, इसको हम क्या बोले, 6 का मतलब 6 होता है, ये तुम लोग को यूज करना पड़ेगा। डी का मतलब होता है डिफरेंस इन रैंक। अभी लिखो, जब क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे। डिफरेंस इन रैंक, ये होता है डी का मतलब। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ, इसको क्या बोले, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, जितने सारे वेरिएबल्स होंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट लिखवा देते हैं, इसको समझाएंगे जब क्वेश्चन करेंगे। अभी लिखो तुम लोग, एडजस्टमेंट वैल्यू इन केस ऑफ टाई रैंक। अगर टाई होता है, ठीक है, जैसे होता है ना कभी कभी टाई, जैसे मान लो कि मैच में भी टाई होता है तो फिर एक ओवर फिर से खिलाया जाता है। जैसे मान लो अगर कोई डांस कंपटीशन में दोनों में टाई हो गया तो दोनों को फर्स्ट कर देते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। टाई होने से कैसे करना है वो हम लोग बताएंगे। टाई का मतलब मैंने बता दिया कि दोनों सेम ही जगह पे बिलोंग कर रहे तो टाई हो सकता है। ठीक है, अगर टाई होता है तो क्या हो जाएगा, देखो, टाई होने से ये फॉर्मूला में कुछ एडिशन यूज करना है, दैट इज टी क्यूब माइनस टी। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा तुम लोग को, टी क्यूब माइनस टी। और ये सारा चीज याद हो भी जाता है बाय प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस मैंडेटरी है। टी इज अ टाई लेंथ, और अच्छे से सुनो, सुनने से याद रहेगा। एंड वी नीड टू डू summation of all ties, समेशन ऑफ ऑल टाइज, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा आर ऑफ आर 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर -1। ठीक है, एन इंटू एन स्क्वायर -1। अच्छा, अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस देखेंगे, देखो कैसे होगा। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, इतना समझ में आ गया होगा कि ये हमें क्या मेजर करने में हेल्प करेगा। बाकी क्वेश्चन देखो समझ जाओगे। यहाँ पर जैसे फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये रहा, देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट। जब क्वेश्चन में बोल ही दिया है कोफिशिएंट क्या कैलकुलेट करना है, रैंक कोरिलेशन, मतलब तुम लोग समझ लो कि तुम लोग को स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। ये पढ़ के समझना पड़ेगा। मैंने बता दिया है, ये देखो रैंक, रैंक बोलने से स्पेयरमैन, क्योंकि स्पेयरमैन ही रैंक बताता है और कोई नहीं। सेल्स और एडवर्टाइजमेंट के अंदर का रिलेशनशिप बताना है, एक्सप्रेस्ड इन थाउजेंड ऑफ रुपीज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मतलब ये पूरा डेटा 1000 का है, लेकिन इसमें 1000 नहीं लिखा गया है, 90,000 है, बट 90,000 में 1000 हटा के लिखा गया है, ये पूरा 1000 डेटा है, ये बता रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेल्स कितना है ये, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कितना है ये। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करके बताना है, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बताना है। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग ये देखो, सेल्स को मान लेंगे हम लोग, दो वेरिएबल यूज करेंगे, एक एक्स और एक वाई। पहला डेटा को एक्स मान लेंगे, दूसरे डेटा को वाई मान लेंगे। तो कैसे कैलकुलेट होगा ये देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल करते हैं, देखो 17.9। ठीक है, सेल्स, इसको हम लोग एक्स नाम दे देते हैं,
अच्छा, सेल्स और ये हो गया एडवर्टाइजमेंट। इसको हम लोग वाई नाम दे देते हैं, ठीक है। सेल्स का वैल्यू देखो क्या है, 90, 85, 68, 90, 85, 68, 90, 85, 68, 75, 82, 80, 75, 82, 80, अच्छा 95 और 70, 95 और 70, ये हो गया सेल्स का डेटा, ठीक है। अच्छा, अब एडवर्टाइज का देखो, एडवर्टाइज का क्या है, 76234581, 76238541। अब कैसे समझ में आएगा कि आगे क्या करना है, तो हम लोग देखेंगे फॉर्मूला। हम लोग को बोला है स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करो, और उसका फॉर्मूला देखो क्या है, उसका फॉर्मूला है 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर और एन इंटू एन स्क्वायर -1। एन मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वेरिएबल्स है। ऐसे मत काउंट करो एक्स और वाई नहीं, एक ही तरह का काउंट करना है, ठीक है। मतलब ये 8 नंबर ऑफ जितने डेटा दिए हुए, ठीक है। अच्छा, एन तो हमें पता चल गया। डी का मतलब क्या है, डिफरेंस इन रैंक, ठीक है। डी का मतलब है डिफरेंस इन रैंक। क्यों हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन से हमें फाइंड आउट क्या करना है, इस क्वेश्चन से हमें ये चीज फाइंड आउट करके दिखाना है, ठीक है। तो अगर ये चीज हमें फाइंड आउट करके दिखाना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, 1 जो है नॉर्मल फॉर्मूला में है, 6 जो है इसको तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, डी स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है कि डिफरेंस इन रैंक। अब रैंक कैसे दोगे, सिंपल है, देखो कैसे रैंक देना है। तो हम लोग पहले रैंक, डिफरेंस इन रैंक मतलब दोनों वेरिएबल का रैंक, तो यहाँ पर लिखेंगे रैंक ऑफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं रैंक ऑफ वाई, ठीक है। तो रैंक कैसे दोगे, जब सेल सबसे ज्यादा हुआ है उसको रैंक 1 देंगे, जो सेल सबसे ज्यादा हुआ है उसको रैंक 1 देंगे। तो सबसे ज्यादा सेल कौन सा है, तुम लोग बताओ मुझे, सबसे ज्यादा सेल कौन सा अमाउंट है इसमें से, 90, 85, 68, 75, ये सब थाउजेंड में है सब। 95, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, रैंक 1। उसके बाद कितना नंबर सेल का डेटा आएगा, वो रैंक 2 में जाएगा। मैम 90। 90, ये 2 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद बताओ, 85। 85 3 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 80 होना 82। चाहिए, 82 है ना। अच्छा, 82 4 हो जाएगा। अच्छा, ये फोर्थ नंबर पे आ गया। अच्छा, 80 आएगा फिर 5 नंबर पे। अच्छा, उसके बाद 75। 75, हाँ ये हो गया 6th नंबर पे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट वाला आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 8 नंबर पे। सिंपल है, तुम लोग को क्या करना है, रैंक पुट करना है, जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है वो रैंक 1 होगा। क्यों, क्योंकि सेल सबसे ज्यादा जब हुआ। अच्छा, एडवर्टाइज सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में खर्चा हम लोगों ने कौन सा किया है, वो रैंक 1 हो जाएगा, 7 6 2 3 8 5 4 1। तो सबसे ज्यादा कहां पर खर्चा हुआ है, 7। सबसे ज्यादा कौन सा खर्चा, 7 हुआ है क्या, नहीं, 8, मैम 8। 8। अच्छा, 7 2 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा। अच्छा, 5 4 हो जाएगा, रैंक दे रहा है, ठीक है। 5000 का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा फोर्थ नंबर पे है। सबसे ज्यादा हम लोगों ने खर्चा किया कितना, 8000, फिर 7000, फिर 6000, फिर 5000, फिर 4000। 4000 कौन कौन से रैंक में आएगा, 1 2 3 4 हो गया, ये 5 में आ जाएगा। 4000 के बाद 3000, ये कितने नंबर पे आएगा, 6। अच्छा, 3000 के बाद 2000, ये कितने नंबर पे आएगा, 7, और ये कितने नंबर पे आएगा, 8। देखो समझ में आया, रैंक कैसे कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे करते हो उस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, डी। डी का मतलब होता है डिफरेंस इन रैंक। तो रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई करना है। तो सिंपल, रैंक ऑफ एक्स और रैंक ऑफ वाई माइनस कर लो। कैसे माइनस करोगे, 2 - 2 0, 3 - 3 0, ठीक है। 8 - 7 1, 6 - 6 0, 4 - 1 3, अच्छा
5 माइनस 4 1, 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा? ये 1 माइनस 5 ये गलत लिख दिया शायद मैंने, एक मिनट, ये रैंक थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया। 2 3 7 6 ये 5 होगा, ये लिखा सही नहीं है मैंने, एक सेकंड देख लेते हैं। 7 6 2 3 4 5, 7 6 2 3 4 5 होगा, ये 8 नहीं है, गड़बड़ हो गया, रुको। 4 5 4 5 8 1, 4 5 8 1, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा गलत हो गया। तो 8 नंबर वाला जो है वो सबसे हाईएस्ट था, तो ये 1 रैंक पे आ जाएगा। 8 हो गया 1, ठीक है, 7 हो गया 2, 6 3 5 4 2 3 7 6 5, ये वाला गलत हो गया है, ये 1 नहीं होगा ना, ये 1 हो गया। तो 8 मतलब सबसे हाईएस्ट, 1 2 3 3 और 6 के बाद 5 4, ये हो गया 5, ये 5 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर चेंज होगा। अच्छा चलो, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 8 माइनस 7 6 माइनस 6 4 माइनस 5 माइनस 1, 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 1, 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 8 माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब क्या कैलकुलेट करना है? फॉर्मूला देखो, डी का एडिशन नहीं चाहिए, डी स्क्वायर का एडिशन चाहिए, यानी हम लोग को नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनाना चाहिए? डी स्क्वायर। इसी तरह से ही समझना पड़ता है कि कैसे फॉर्मूला बनता है। तो 0 का स्क्वायर 0, क्योंकि डी का स्क्वायर चाहिए, ये डी वाला कॉलम है। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग को इसका सिग्मा यानी समेशन चाहिए, फॉर्मूला में देखो इसका हमें समेशन चाहिए, तो समेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। समेशन हो जाएगा टोटल करने से 1 1 1, 1 2 3 4 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला क्या है मुझे तो याद है, हम लिख देते हैं। ये देखो 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला है। 1 तो 1 है, ये तो फॉर्मूला का पार्ट है, 6 भी रहेगा। डी स्क्वायर का वैल्यू 4 आया, एन मतलब कितने सारे वेरिएबल्स है? 8 है, तो 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1, ऐसा मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि फॉर्मूला में दिया हुआ है। तो 1 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 6 इंटू 4, और ये हो गया 8, और यहाँ पर 64 माइनस 1 यानी 63, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1/21। तो यहाँ पर हो गया 20/21, ठीक है। 20/21 देख लेते हैं कितना होता है। 20/21 0.95, ठीक है, ये आ रहा है 0.952, ठीक है। चेक करते हैं, 0.952, 0.95 पूरा नहीं लिखा है, ठीक है, 0.95 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। देखो आंसर क्या आया? पॉजिटिव आया, तो मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वैल्यू हो गया रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का। इंडिकेट दैट देयर इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट। तो सेल्स और एडवर्टाइजमेंट में रिलेशन काफी अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये मैंने लास्ट क्लास में बोला था, -1 से लेके +1 के अंदर होना चाहिए। आर का वैल्यू -1 से लेके +1 के अंदर जितने भी वैल्यूज आते हैं इंक्लूडिंग दीज वैल्यूज इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्योंकि देखो ये 0.952 है, मतलब ये प्लस पॉजिटिव साइड है। पॉजिटिव मतलब अच्छा रिलेशन, पॉजिटिव मतलब वो दोस्त जिसके बातों में हम लोग चलते हैं, है ना। मतलब अगर दोस्त बोलेगा इधर जाओ तो इधर जा रहे, ठीक है, मतलब आंख मूंद के विश्वास करते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव रिलेशन। जैसे देखो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो रहा था, 1 के लिए 10, 2 के लिए 20, अगर यहाँ पर x बढ़ रहा था, ये देखो x जैसे बढ़ रहा था y भी बढ़ रहा था, मतलब जैसे x ट्रीट कर रहा है y वैसे ही ट्रीट कर रहा है, यानी पॉजिटिव रिलेशन है। और क्योंकि 0.952 लगभग 1 के पास है, मतलब परफेक्ट रिलेशन के आसपास है बोल सकते हैं, यानी सेल्स और एडवर्टाइजमेंट में जो रिलेशन है वो काफी अच्छा है, ठीक है। सेल्स और एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो रिलेशन है वो काफी अच्छा है। और एक करते हैं, देखो और एक क्वेश्चन करते हैं तो तुम लोग समझ जाओगे ये वाला। और एक क्वेश्चन करके देखते हैं। 17.1,
ठीक है, ये है 17.10। लिख लो, जब पीडीएफ शेयर करेंगे तो तुम लोग वहां से देख सकते हो। अच्छा, क्या बोला है देखो क्वेश्चन में, यहाँ पर बोल रहा है कि कंप्यूट रैंक कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू रैंक गिवन बाय टू जजेस इन ए कंटेस्ट। ठीक है, एक कंटेस्ट था जहां पर दो जज थे, उन्होंने रैंक दे दिया है। ठीक है, रैंक दे दिया है, क्या क्या रैंक दिया है, रैंक बाय जज ए ये दे दिया है, रैंक बाय जज बी ये दे दिया है। अब अगर रैंक ही दे दिया है तो हम लोग को रैंक करने का जरूरत नहीं है। जैसे देखो ये वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने रैंक कैलकुलेट किया था क्योंकि रैंक नहीं दिया हुआ था। लेकिन अगर क्वेश्चन पढ़ के देखो, अगर रैंक दे दिया है तो हम लोग क्यों फर्दर मेहनत करें, हमें मेहनत करने का फिर से जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो रैंक अगर दे दिया है तो फिर से रैंक कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर क्या दे दिया, रैंक बाई जज ए, ऐसे हो जाएगा, रैंक बाई ए लिख देते हैं, रैंक बाई बी लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, रैंक बाई जज ए, रैंक बाई जज बी, रैंक लिख लेते हैं 10 5 6 1 2 3, ऐसे 10 5 6 1 2 3 4 7 9 8 4 7 9 8 4 7 9 8। ठीक है, अच्छा, रैंक बाय बी में क्या क्या आ जाएगा, 5 6 9 2 8, 5 6 9 2 8, 5 6 9 2 8, 7 3 4 10 1, 7 3 4 10 1। और अगर हमें रैंक पता है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में फाइंड आउट करने क्या बोला है, रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन का मतलब ये हमें बोल रहा है कि ये कैलकुलेट करके बताओ ये। ठीक है, तो इसका मतलब फॉर्मूला ये बन जाता है हम लोग का। ठीक है, और उसमें से हम लोगों को रैंक जो है वो बता दिया है। अब हम लोग डी कैलकुलेट करेंगे। डी मतलब क्या हो जाएगा, रैंक का डिफरेंस, तो रैंक ए माइनस रैंक बी। ठीक है, रैंक बी माइनस कर लेते हैं, तो 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 6 माइनस 1। ठीक है, अच्छा, 6 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -3, 1 माइनस 2 -1, 2 माइनस 8 -6, 3 माइनस 7 -4, 4 माइनस 3 1, 7 माइनस 4 3, 9 माइनस 10 -1, 8 माइनस 1 7। ठीक है, तो ये देखो लिख लिया, सिंपल। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, डी स्क्वायर। क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला का डिमांड है। अब ये करते करते खुद को आदत हो जाएगा कि अच्छा रैंक में डी स्क्वायर होता है, ये तो प्रैक्टिस से ही आदत होगा ना फॉर्मूला। तो 5 का स्क्वायर 25, -1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 3, -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, -6 36, -3 -4, का स्क्वायर 9 होगा। ओ अच्छा अच्छा, हाँ ये वाला गलत लिख दिया, -3 का स्क्वायर 9 होगा, ये 1 हो गया, ये 36, ये 4 का ये भी गलत हो गया, 4 का 16, 4 का 16, 1 का 1, 3 का 9, -1 का 1 हो जाएगा, 7 का 49। अब टोटल करना पड़ेगा, तो 25 प्लस 1 26, 27, 27 प्लस 9, अच्छा 27 प्लस 9 36 हो गया। और फिर से 36, 16 प्लस 1 17, 9 प्लस 1 10, 10 और 10 26, 10 और 10 20, 26 36, 26 36। अच्छा, ये हो गया 98। अच्छा, और यहाँ पर 49 और 1 50, 50 बचा था, 50 ऐड कर देते हैं, 148 आ रहा है। ठीक है, तो सिग्मा डी स्क्वायर आ गया 148। ठीक है, 148। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे 1 है 1 लिखना है, समेशन डी स्क्वायर को 148 लिखना है। एन का मतलब काउंट करो कितने सारे वेरिएबल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। ठीक है, 10 वेरिएबल्स का हमें करना है, तो 10 स्क्वायर -1, तो यहाँ पर 1 -6 इंटू 148, 10 इंटू 10 स्क्वायर मतलब 100, 100 -1 मतलब 99। ठीक है, 99 हो गया। अब कैलकुलेट करो, 6 इंटू 148 इंटू 6, तो ये हो गया 888 डिवाइडेड बाई 990, डिवाइडेड बाई 990, क्योंकि 10 इंटू 99 990 होता है। ये जो आ गया -1 करना है, ये जो आ गया -1 करना है, यानी -0.10,
एक्चुअली माइनस तो नहीं आएगा, वो मैंने रिवर्सली -1 किया है, तो आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है 0.10, है ना। ये मैंने 1 को बाद में माइनस किया, ये पहले कैलकुलेट करके 1 माइनस किया ना, इसी वजह से मेरा यहाँ पर आ रहा है। तुम लोग कैलकुलेटर का ये यूज करके माइनस हटा दो, ठीक है। 0.-1, क्योंकि ये पहले कैलकुलेट होगा, आफ्टर दैट ये माइनस होगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है, तुम लोग कैलकुलेटर में अगर नहीं समझ में आ रहा है पहले चांस में, तो तुम लोग ऐसे करके देख सकते हो। यहाँ पर 990 हो रहा है, यहाँ पर 888 हो रहा था, ठीक है। ये देखो 888 डिवाइडेड बाई 990, तो ये वैल्यू आ रहा था, ठीक है। ये 1 माइनस उतना आना चाहिए, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर पे किया तो मैंने -1 लगा दिया, इसलिए नेगेटिव दिख रहा है, तो इसको ऐसे यूज करके पॉजिटिव कर लो, मतलब आंसर लेकिन पॉजिटिव में आना चाहिए, ठीक है। आंसर पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। ये हो गया आंसर। चेक करते हैं 0.10। एक मिनट, ये कौन सा ये दूसरा वाला है क्या? नहीं, ठीक है। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक इन द सेंस, देखो क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, ये देखो यहाँ पर तुम लोग अगर देखोगे क्यों टैली नहीं हुआ, ये देखो 10 5 6 1 2 3 4 7, ये देखो 10 5 6 1 2 3 4 7 तक सही है। उसके बाद यहाँ पर 9 8 है, लेकिन इन्होंने 8 9 लिख के सॉल्व किया है, ठीक है। और ये इधर ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है, इस वजह से आंसर वेरी कर रहा है। बाकी आंसर मेरा ठीक है। अब एग्जाम में जो भी डेटा देगा तुम लोगों को, उसको लेके आंसर सॉल्व करना है। क्यों मैच नहीं हुआ वो मैंने बता दिया, नहीं तो तुम लोग सोचोगे कि मैच तो हुआ नहीं। मैच इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन किया है 8 9 लिख के, जबकि मेन क्वेश्चन में 9 8 है, ठीक है। अगर हम लोग भी 9 8 8 9 लिख के सॉल्व करते तो हम लोग का भी सेम आंसर आ जाएगा। ये देखो, अगर हम लोग भी यहाँ पर 8 9 कर देंगे ना, तो हम लोग का भी सेम आंसर आ जाएगा। अगर ये 8 हो जाएगा तो 8 माइनस 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये देखो हम दूसरे कलर से लिख के दिखाते हैं, यहाँ पर -2 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 -1, यहाँ पर हो जाएगा 9 -1 हो जाएगा 8, ठीक है। और ये 64 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये जितना भी हम लोगों ने टोटल किया था यहाँ पर, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये 1 और 49, मतलब 50 से लेस कर देते हैं। ये देखो 148 -50, ठीक है। ये जितना भी आया इसमें ये ऐड कर लेते हैं, 4 + 64। मतलब अगर हम लोग सेम आंसर चाहते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, 166 आ जाएगा। तो 166 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 990 -1, देखो बुक का जो आंसर है वही आ जाएगा, ठीक है। 0.0060, ये देखो 006, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, लेकिन इसीलिए नहीं आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द अलग अलग डिजिट, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने अपने हिसाब से किया, छोड़ो जो भी दिया हुआ है इसमें, उससे क्या फर्क पड़ता है। हम लोगों ने सही चीज अप्लाई करके किया है, ये बड़ा बात है, ठीक है। अब जैसा डिजिट रहेगा वैसे आंसर आएगा। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ और डिजिट यूज किया तो आंसर कुछ और आया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, तसल्ली के लिए और एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स मार्क्स। इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स मार्क्स में रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। यहाँ पर टाई भी होगा, टाई वाला चीज भी यहाँ पर समझा देंगे, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 17.11, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है देखो, इको और स्टैट। इको को x से डिनोट कर देते हैं, स्टैट को y से डिनोट कर देते हैं। वैल्यूज लिखो, 80 56 80 56 50 48 50 62 48 50 और 62 और 60 62 और 60 90 75 75 65 90 75 75 65 65, दो बार 65 50 और 65, दो बार 65 और 50 और 65। अब रैंक देंगे। देखो रैंक में कैसे करके हम लोग रैंक लिखेंगे, रैंक मतलब वही फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड, यही करना है, रैंक एक्स और रैंक वाई, ठीक है। तो बोलो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स में किसको नंबर मिले हैं, सबसे ज्यादा जिसको मिला है वही फर्स्ट होगा। तो बोलो सबसे ज्यादा किसको मिले, जैसे सबसे ज्यादा सेल कब हुआ था, सबसे ज्यादा मैम एडवर्टाइजमेंट का एक खर्चा मिनट,
80 का 80 मतलब जिसको 80 मिला है वो 1 है, फर्स्ट है। उसके बाद मैम 62 62 करेक्ट। उसके बाद 60 60। अच्छा उसके बाद 56 56 ठीक है। अच्छा उसके बाद 250 ठीक। 250 है। हाँ देखो यहाँ टाई हो गया, मतलब एक बच्चे को 80 मिला वो फर्स्ट हुआ, दूसरे बच्चे को 62 मिला वो सेकंड हुआ, जिसको 60 मिला वो थर्ड हुआ, जिसको 56 मिला वो फोर्थ हुआ। अब दो बच्चे हैं जिन्हें 50 मिला, तो किसको फिफ्थ बनाए किसको सिक्स्थ बनाए, ये तो प्रॉब्लम है क्योंकि दोनों को तो सेम अमाउंट मिला है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये फिफ्थ है वो सिक्स्थ है, या फिर ये फिफ्थ है वो सिक्स्थ है, ऐसे बोल नहीं सकते। अब दोनों फिफ्थ है, इसको मतलब दोनों फिफ्थ पोजीशन पे है जिनको 50 मिला है। इसको स्टैटिस्टिक्स में कैसे बताया जाता है, देखो कहां पर हमारा टाई हुआ है वो देखो, कौन कौन से पोजीशन पे, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन पे हमारा टाई हुआ है। इस टाई को करना है एवरेज, ठीक है, इस टाई को करना है एवरेज। एवरेज का मतलब वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाई उतने नंबर से करना है। तो 6 + 5 होता है 11, 11/2 हो गया 5.5, ठीक है, 11/2 हो जाता है 5.5। यानी दोनों बच्चे को क्या हम लोग देंगे यहाँ पर, ये देखो इसको भी लिखेंगे 5.5, इसको भी लिखेंगे 5.5। तो 48 को कितना नंबर पोजीशन देंगे, क्योंकि 48 जिसको मिला है वो बच्चे का पोजीशन क्या है, तो क्या क्या पोजीशन आइडेंटिफाई कर लिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और फिफ्थ सिक्स्थ में टाई था, यानी फिफ्थ और सिक्स्थ सेटल हो गए, बचा क्या, फिफ्थ सिक्स्थ के बाद कौन सा रैंक आता है, अगर क्लास में 7 फर्स्ट 7, तो 48 को हम लोग क्या बोलेंगे, 48 को हम लोग बोलेंगे सेवेंथ रैंक मिला है, 48 को हम लोग बोलेंगे सेवेंथ रैंक मिला है। ये इस तरह से टाई आइडेंटिफाई करना है हम लोगों को। फिर से बताते हैं, जहां पर टाई हुआ है उस दोनों पोजीशन को एवरेज करो और वो पुट कर दो, ठीक है। अब देखते हैं अगर हमें क्लियरली समझ में आता है तो हम लोग नेक्स्ट वाला कर पाएंगे। यहाँ पर बताओ सबसे ज्यादा स्टैट में किसको नंबर मिला है वही फर्स्ट होगा, तो किसको फर्स्ट होना चाहिए, मैम 90 90 जिसको मिला है वो फर्स्ट होगा। अच्छा इसके बाद सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, 75 75, लेकिन वो दो बार है देखो 75, तो किसको सेकंड करे किसको थर्ड करे, तो क्या करना पड़ेगा, कैसे करके आइडेंटिफाई करेंगे, सेकंड और थर्ड पोजीशन जहां पर टाई हुआ है उसका एवरेज करेंगे, तो ये हो गया 5/2 यानी 2.5 पोजीशन, ठीक है, 2.5 पोजीशन। तो इन दोनों को 2.5 में रख देंगे, ठीक है। 2.5 भले ही रखा है लेकिन रैंक क्या क्या पूरा कर लिया, 1 2 3, इसके बाद रैंकिंग कहां से स्टार्ट होगा, 4 से। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, 5 6 में टाई था तो उसके बाद 7 आता है, 7 से स्टार्ट हो गया, अब 7 एंड था, अगर 7 के बाद भी कुछ होगा तो वो भी हमें देते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 हम लोगों का कंप्लीट हो गया, अब जो रैंक होगा वो फोर्थ नंबर से होगा, तो बोलो फोर्थ नंबर किसको मिलेगा, अब बचे तो ये है, ऊपर के तो कंप्लीट हो मैम गए। 65 अब फोर्थ नंबर में फिर से टाई हो गया, देखो फिर से टाई हो गया, तीन लोग ऐसे हैं जिनको 65 मिला है, तो कौन से पोजीशन में टाई हुआ, बोलो कौन से पोजीशन में टाई हुआ, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, क्योंकि तीन जन को 65 मिला है, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स पोजीशन पे टाई हुआ है, तो इनका हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज, क्योंकि तीन जगह पे है तो डिवाइडेड बाई 3, तो 4 + 6 10, 10 + 5 15, 15/3 हो गया फिफ्थ, ठीक है। तो सबको रैंक क्या दे देंगे, 5 करके, सबका रैंक हो जाएगा 5 5 5 5। लेकिन 5 5 रैंक से हम लोगों ने क्या क्या रैंक एक्चुअली में पूरा किया, 1 के बाद ये देखो 2 3 2 3, उसके बाद 4 5 6, ये रैंक पूरा कर लिया, बचा क्या, बचा एक ही रैंक, दैट इज 7, क्योंकि साथ ही यहाँ पर नंबर थे। तो बोलो सेवेंथ नंबर रैंक किसको जाना चाहिए, मैम 50
50, एक ही तो बच्चा है और तो कोई है नहीं। तो ये हो गया टाई का। देखो टाई कैसे हमें ब्रेक करना है, जहां पर टाई होगा जिस भी पोजीशन पे, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जहां भी टाई होगा उसको लेके एवरेज करना है, और वो जो पोजीशन का वैल्यू आएगा वो पुट कर देना है हर एक वैल्यू के आगे। ठीक है, वो पुट कर देंगे और उसके बाद फर्दर काउंट करेंगे वो कंप्लीशन के बाद। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 के बाद 5 और 6 नंबर पे टाई हुआ था, उसका एवरेज कर लिया। 5 6 को भूल जाओ, उसके बाद वाले से स्टार्ट करो, 7 से स्टार्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर 1 पता चल गया था, 2 3 4th नंबर पोजीशन पे टाई हो गया था, इसका एवरेज 2 और 3 पे हुआ था, तो इसका एवरेज हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, 2 और 3 में वो पुट कर दिया। उसके बाद 4th नंबर से हम लोग लिख सकते थे, लेकिन फिर से 4 5 और 6 में टाई हो गया तो उसको टाई ब्रेक कर लिया, सबका वैल्यू 5 5 5 हो गया, और यहाँ पर 4 5 6 कवर होने के बाद 7 बचता है, तो फिर नेक्स्ट हम लोग 7 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये टाई वाला क्वेश्चन था। अब यहाँ पर सेम बाकी एज इट इज होगा, हम लोग इसके बाद कैलकुलेट करेंगे अपना डी। डी का मतलब होता है रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई। तो 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 2.5 ये होता है 4 माइनस 2.5, तो 1.5 होगा शायद। 4 माइनस 2.5 1.5 होता है। ठीक है, 1.5, 5 माइनस 2.5 तो ये हो गया 3। ठीक है, ये 3 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद 7 माइनस 5 ये 2 हो गया। 5.5 माइनस 5 मतलब ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 7, 2 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 7 माइनस 5 हो जाएगा। 3 माइनस 5 माइनस 2 हो जाएगा। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे डी स्क्वायर, जैसे कैलकुलेट करते हैं तो डी स्क्वायर का मतलब 0, 1.5 का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर 1.5 इंटू 1.5 यानी कि 2.25, 2.25 9, ये हो गया 4। यहाँ पर 0.5 का 0.5 का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर 0.25। ठीक है, और 5 का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर 25 ही होगा, पॉजिटिव होगा। -2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, और अब हम लोग इसका टोटल करेंगे सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 2 13 14 15, 15 पॉइंट ये 0.25 0.25 0.50, 15 और यहाँ पर 25 मतलब ये हो गया 15 और 25 44.5 आ रहा है। 44.5 तुम लोग कैलकुलेटर पे करके देख सकते हो। ठीक है, बट इसका फॉर्मूला अलग था। कैसे, देखो हम दिखाते हैं। मैंने जब आज स्टार्टिंग में ही तुम लोग को लिखवाया तब देखो मैंने यहाँ पर बोला था कि टाई अगर होता है, देखो यहाँ पर मैंने क्या क्या बोला था उसको एक बार समझा देते हैं। ये नॉर्मल फॉर्मूला था, फिर एडजस्टमेंट वैल्यू इन केस ऑफ टाई रैंक। अगर टाई होता है तो हमें एक एडजस्टमेंट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है, और वो एडजस्टमेंट वैल्यू क्या है, टाई। टी फॉर, ये देखो टी फॉर टाई के लिए टी क्यूब माइनस टी बाई 12, हेंस टी इज द टाई लेंथ एंड वी नीड टू डू समेशन ऑफ ऑल टाइज। हमें क्या करना है, हर एक टाई का समेशन करना है। अभी देखो इस लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा जब हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे। देखो हम लिख के दिखाते हैं कैसे करके हमें करना है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, आर ऑफ आर। अगर टाई होता है तो हम लोग का फॉर्मूला ये वाला है, ये वाला, ये देखो ये वाला फॉर्मूला है, ये याद रखना है। अगर टाई होता है तो हम लोग का ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, क्या कोई नया फॉर्मूला लिखे हैं, नहीं, हर एक जगह पे नया नहीं है। 1 माइनस पहले भी होता था अभी भी होगा, 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर पहले भी होता था अभी भी होगा, लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट होगा, डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 पहले भी था अभी भी था। तो चेंज क्या है वो देखो, बस उतना याद रखना है, वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट। और ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट ये नया चीज है, बाकी कुछ नया है ही नहीं। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस 6 इंटू यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर 44.5 आया है, प्लस वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय एन मतलब जितने सारे यहाँ पर वेरिएबल्स है। ठीक है, तो कितने सारे वेरिएबल्स है, कितने बार है, हाउ मेनी टाइम्स है, इनका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, हर एक वेरिएबल 7 7 टाइम्स है ना। तो यहाँ पर 7 लिखना पड़ेगा। एन का मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स वेरिएबल्स है, तो 7 स्क्वायर माइनस 1। अब बात है ये कि एडजस्टमेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, तो हम यहाँ पर करके दिखाते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट होगा, वैल्यू ऑफ
एडजस्टमेंट, उसके लिए भी मैंने लिखवा रखा है कि वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होता है, समेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी डिवाइडेड बाई 12। पहले एक बार लिख लेते हैं इसको, समेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी डिवाइडेड बाई 12। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है, और नीचे हो जाएगा हम लोग का 12, तो ऐड करना है, लेकिन क्या ऐड करना है, टी क्यूब माइनस टी। अब ये टी क्या होता है, टी होता है टाई लेंथ, ये देखो टी क्या होता है, टी इज अ टाई लेंथ, और टाई लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा कि देखो कितना बार हम लोगों का टाई हुआ है वो देखना है। तो अगर हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, इको में 2 बार टाई हुआ है, 5 और 6 पोजीशन पे टाई हुआ है, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा पता है, हम लोग को लिखना पड़ेगा टी के जगह 2 क्यूब -2, क्योंकि पहले केस में देखो समझो, पहले केस में टी जो कि टाई लेंथ होता है, यहां पर टी का वैल्यू कितना आया 2, क्यों आया, क्योंकि 2 बार टाई हुआ है, ठीक है, इसीलिए आया, क्योंकि 2 बार टाई हुआ है, इसीलिए मैंने लिखा है 2, ठीक है, 2 जगह पे टाई हुआ है, 2 जगह पे टाई हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए t का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 पुट कर दो हर जगह पे, क्यूब तो फॉर्मूला में है, फॉर्मूला में लिखना पड़ेगा, प्लस करेंगे आगे अगर और भी टाई हुआ है, तो आगे टाई हुआ है, कहां पर टाई हुआ है, इसमें, इसमें टाई हुआ है, कितने बार हुआ है, पहले 2 जगह पे हुआ है, सेकेंड और थर्ड पोजीशन में, तो पहले टी का वैल्यू 2 है, फिर 3 जगह पे हुआ है, फिर टी का वैल्यू 3 है, कितना बार, लेंथ मतलब कितना बार टाई हुआ है, तो देखो अगर टोटल करोगे तो टाई कितने बार हुआ है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, लेकिन कितने कितने नंबर के अंदर, पोजीशन के अंदर टाई हुआ है, 2 पोजीशन के अंदर, 2 पोजीशन के अंदर, 3 पोजीशन के अंदर, और ये पोजीशन हमें टी बताता है, ठीक है, ये पोजीशन हमें टी बताता है, दैट इज द टाई लेंथ, ठीक है, और नंबर ऑफ टाइज 3, नंबर ऑफ टाइज 3, ठीक है, उस 3 का हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ टाई लेंथ से मतलब है। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है, इसमें एक बार टाई हुआ है 2 बार, तो 2 क्यूब -2, और एक बार हुआ है 3 जगह पे, ये देखो 3 बार, ठीक है, मतलब ये देखने से तुम लोग समझ जाओगे, 2 फिर 3, ठीक है, इस तरह से 3 क्यूब -3। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 8 - 2 हो गया 6, 8 - 2 हो गया 6, फिर 27 - 3, 27 - 3, तो ये हो जाएगा 24, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 + 6 12 + 24 डिवाइडेड बाई 12 + 24 डिवाइडेड बाई 12, अच्छा 12 + 24 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ रहा है 2.25। अच्छा मेरा गलत हो रहा है क्या, 6 + 6 12, 12 + 4 36 होगा, ये तो 3 आ रहा है, ठीक है, शायद कैलकुलेटर में मैंने कुछ गलत लिख दिया होगा, 3 आ रहा है, ठीक है, इसको चेक करके देखो 3 आ रहा है, यानी ये वैल्यू, ये जो है वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट जिसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू 3 आ गया। चलो अब यहाँ पर लिखेंगे 3, मतलब क्या हुआ ना, टाई होने के वजह से सिग्मा डी स्क्वायर सिर्फ इतना नहीं रहा, इसमें ये चीज हमें एडजस्ट करना पड़ा। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो देखो कैसे कैलकुलेशन होगा, 1 माइनस, ठीक है, ये कितना है 6 इंटू 44.5 + 3, मतलब 47.5 इंटू 6, यहाँ पर एक बार में ही कर लेते हैं, 44.5 + 3 इंटू 6, ये हो गया 285, ठीक है, ये ऊपर पूरा 285 आ रहा है, 285 डिवाइडेड बाई 7² - 1, तो 7 इंटू 7 -1 इंटू 7, 336 आ जाएगा, 336, तुम लोग कैलकुलेट करके देखो, ये 336 आ जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 336 माइनस 285, तो ये कितना आ जाएगा 51, ठीक है, 51 डिवाइडेड बाई 336, 0.15, इसका आंसर आ जा रहा है 0.15, ठीक है, ये 0.15 आंसर आ जाएगा, ये देखो 0.15, ये आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा
अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, फॉर ए ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस इन रैंक्स फॉर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स मार्क्स वाज फाउंड टू बी 50, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। देखो जैसे ये सब जो क्वेश्चन किए ना, इतना लेंदी क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आता, बट हम लोगों ने किया क्यों? तो कैसे सीखोगे गेट टी कैसे कैलकुलेट कर सकते, नहीं सीख पाओगे ना, तो इसीलिए करना है। बाकी एमसीक्यू में ऐसे लेंदी क्वेश्चन नहीं आता। एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग एमसीक्यू करेंगे तब देखेंगे। देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है। ये कैसा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि फॉर ए ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट, एक ग्रुप में 8 स्टूडेंट है, तो 8 का मतलब n हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स मतलब वेरिएबल किस चीज का है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, तो हाउ मेनी n, 8। The sum of squares of the difference in rank for mathematics and statistics marks was to be found 50। अब ये जो इतना लंबा चौड़ा लाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब तुम लोगों को पता है, लेकिन पढ़ के समझना बड़ा बात है। ये 50 किस चीज का वैल्यू बोल रहा है, कैसे समझोगे, लैंग्वेज को पढ़ो। क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है सम ऑफ, सम मतलब होता है ये साइन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस यानी डी स्क्वायर इन रैंक फॉर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, यानी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में जो रैंक दिया गया था उनके डिफरेंस का स्क्वायर। देखो वही बोला है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में जो रैंक दिया गया था उनके डिफरेंस का स्क्वायर और उसका एडिशन। तो द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस इन रैंक फॉर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स मार्क्स। ठीक है, तो ये पढ़ के समझना पड़ेगा। हर जगह पे हमें ये डायरेक्ट दे दे ऐसा जरूरी नहीं है कि बता दिया समेशन डी स्क्वायर इक्वल टू 50, तो बहुत लोग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आके बहुत जन अटक जाओगे कि ये कैसे आइडेंटिफाई करे कि 50 किस चीज का वैल्यू दिया हुआ है। तो 50 दिया हुआ है डी स्क्वायर का, इसी वजह से डिटेल्स में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो डी स्क्वायर मतलब 50 हो गया। बोल रहा है कि रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करो, तो सिग्मा डी स्क्वायर 50 हो गया। तो हम लोग सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इंटू एन माइनस 1। ठीक है, तो 1 माइनस 6 इंटू 50 ये दे रखा है, n का मतलब 8 स्क्वायर 8 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा देखो 1 माइनस 6 इंटू 50 64 इंटू 7। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं 50 इंटू 6 300 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 64 इंटू 7 448 माइनस 1 0.33। तो ये पॉजिटिव में आएगा आंसर, क्योंकि हम बाद में -1 कर रहे हैं तो नेगेटिव दिख रहा है, बाकी आंसर हम लोग का पॉजिटिव आएगा। ये आ गया 0 पॉइंट, अच्छा मैंने थोड़ा फॉर्मूला उल्टा लिख दिया, देखो तुम लोगों ने बताया भी नहीं। ये देखो ये मेरे से भी गलती हो गया, फॉर्मूला n इंटू एन स्क्वायर होता है ना, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। ये देखो यहाँ पर 8 इंटू 8 स्क्वायर होता है, तो मतलब ये देखो ना, मेन फॉर्मूला देखने से पता चलेगा कि मेरे से गलती क्या हुआ। ये होता है एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, मैंने उल्टा लिख दिया था, एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर हो गया 64 माइनस 1 यानी 63 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया 8 इंटू 63, चेक करते हैं कितना होता है 504, 300 डिवाइडेड बाई 504 माइनस 1, तो 0.40 ये आएगा आंसर 0.40, 0.40। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा अब और एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है 17.13। For a number of towns
the coefficient of rank correlation between people living below the poverty line and increased population is 0.50 if the sum of the squares of a difference in rank awarded to this factor is 82.50 find the number of towns। क्या बोल रहा है देखो, एक जगह पे कितने शहर है, ठीक है, फॉर ए नंबर ऑफ टाउन्स द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन एंड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज 0.50। तो कौन से दो चीज में रिलेशन बता रहा है कि कोई एक जगह है जहां पर कितने लोग हैं, ठीक है, कि मतलब पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, कितने लोग हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे है। बीपीएल एपीएल होता है ना, बिलो द पॉवर्टी लेवल, ठीक है, अबव द पॉवर्टी लेवल। तो कितने ऐसे लोग हैं जो कि पॉवर्टी लेवल पे नीचे हैं, पॉवर्टी लेवल से नीचे है, और पॉपुलेशन जो इंक्रीज होते ही जा रहा है, दिन ब दिन इंक्रीज होते जा रहा है कोई एक पर्टिकुलर टाउन में। अगर उनके अंदर हम लोग रिलेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो भी रैंक को रिलेशन कोफिशिएंट, तो वो आया हुआ है 0.50। फिर से सुनो, बोल रहा है कुछ टाउन्स में हम लोगों ने सर्वे किया, ठीक है, क्या चीज पे सर्वे किया कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, और कितने लोग जो है वो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लेवल है, ये दोनों चीज को हम लोगों ने चेक किया, फिर रैंक दिया। मान लो टाउन ए में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो उसको रैंक 1, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सर्वे किया है उन्होंने, सर्वे करने के बाद उन लोगों ने रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कैलकुलेट किया जो आया 0.50, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, if the sum of squares of the difference in rank awarded to this factor is 82.50, मतलब हमें बोल दिया है sum of squares of difference 82.50, हमें पूछ रहा है नंबर ऑफ टाउन्स बताओ, कितने टाउन के ऊपर ये सर्वे हुआ था, ठीक है, कितने टाउन के ऊपर ये सर्वे हुआ था। तो देखो ऐसे क्वेश्चन तभी पढ़ के समझ में आएगा अगर कंसेप्ट समझ रहे हो, तो जब लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा। तो देखो कैसे हो जाएगा, हमें यहाँ पर n पूछ रहा है क्या होगा, सिग्मा डी स्क्वायर हम लोगों को दे दिया है, सिग्मा डी स्क्वायर 82.50 दे दिया है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो क्या बोला है कि r क्या है 0.50, ठीक है, r ऑफ r बोला है 0.50, वो तो हम लोगों ने पढ़ के समझा, 2 बार मैंने समझाया, ठीक है। अब कैसे n कैलकुलेट करोगे, सिंपल, r ऑफ r का मतलब होता है 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अच्छा ये कितना है 0.50 क्वेश्चन के हिसाब से, ये 1 तो रहेगा ही फॉर्मूले के हिसाब से, ये है 82.50, हम लोग को ये कैलकुलेट करना है n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपल, ये 1 इधर लेके जाएंगे, तो 0.50 माइनस 1 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 82.5 इंटू 6, 82.5 इंटू 6, तो देखो 495, यहाँ पर आ गया, माइनस रहेगा 495 डिवाइडेड बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब 0.5 माइनस 1 मतलब कितना होगा, -0.5 होगा, ये देखो -0.5, तो 495 माइनस में और n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 495 डिवाइडेड बाई 0.5 कर लेते हैं, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 495 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये हो गया 990, ठीक है, ये आ जाएगा 990, ठीक है, 990। अब इसमें इसका मतलब ये ऐसे बन रहा है n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 990। अब अगर तुम लोग इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये क्यूबिक फॉर्म आ जाएगा, ये देखो ये क्यूबिक फॉर्म आ जाएगा, और इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, मतलब ये इक्वेशन में मैंने बताया कैसे सॉल्व करना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ पर पॉइंट ये है कि हम लोग को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों के पास ना अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे। जैसे हम यहाँ पर एक ऑप्शन देते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं, तुम लोग मुझे बताओ कौन सा सही ऑप्शन होगा। डी में लिखते हैं नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा यहां पर लिख लेते हैं एन का वैल्यू 10, नहीं 100,
10 और यहाँ पर देते हैं 30 और यहाँ पर दे दिया मैंने 90। बोलो कौन सा सही आंसर है, कौन सा सही आंसर होगा। एन का आंसर दिया हुआ है, एन इक्वल टू, इसमें से कौन सा सही होगा। तुम लोग इस पे वेरीफाई करके मुझे बताओ मैम ए। कि ए। क्यों, देखो क्योंकि 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1 करके देखो, 10 इंटू 100 माइनस 1 यानी 10 इंटू 99 यानी 990। तो एमसीक्यू बेस्ड है तुम लोगों का एग्जामिनेशन, चाहे मतलब आजकल तो बीकॉम में भी वही है। अभी तो बीकॉम में भी ऐसा नहीं है कि तुम लोग का पहले का जो पैटर्न था वो है नहीं कि करके दिखाना है। तो तुम लोग कुछ भी एग्जाम दो क्यों ना, ठीक है, तुम लोग को तो एमसीक्यू ही करना है। तो एमसीक्यू में हम लोग ऑप्शन देखेंगे, बाकी इसको सॉल्व करने कैसे करना चाहिए वो हम इक्वेशन में दिखाते हैं। जब इक्वेशन पढ़ाएंगे तब हम बता देंगे कैसे करके सॉल्व होता है क्यूबिक इक्वेशन, लेकिन अभी नहीं बता रहे क्योंकि अभी रेलिवेंसी है नहीं, वहां रेलिवेंसी होगा तो बताएंगे। यहाँ पर तुम लोग ऑप्शन इस तरह से चेक करके देखोगे, ठीक है, इस तरह से चेक करके देखोगे कि कौन सा सही आंसर हो रहा है, वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया था, जब हम लोग एमसीक्यू के वहां पर चले जाएंगे जहां पर एमसीक्यूज दिया हुआ है तो हम लोग को सही आंसर मिल जाएगा 10। ये देखो 10 हो गया। इसका मतलब 10 टाउन के ऊपर सर्वे हुआ है और उस सर्वे से ये पता चला है कि पॉपुलेशन और जो मतलब पॉपुलेशन का ग्रोथ और पॉवर्टी लेवल पे कितने लोग रहते हैं उसके अंदर रिलेशनशिप क्या है। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो 17.14। क्या बोल रहा है देखो, वाइल कंप्यूटिंग रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, जब रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट हो रहा था प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट के ऊपर फॉर 10 ईयर्स ऑफ ए फर्म, ठीक है, 10 साल में एक बिजनेस फर्म मतलब क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अपना 10 साल का प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट के अंदर रिलेशन ढूंढना चाहा। क्या रिलेशन ढूंढना चाहा होगा कि कितना पैसा लगाए बिजनेस में और कितना प्रॉफिट कमाए, यही ढूंढना होगा उनको। तो उन्होंने ढूंढा और देखो द डिफरेंस इन रैंक फॉर ए ईयर वाज टेकन 7 instead of 5 by mistake and the value of rank correlation coefficient was computed 0.80। ये पॉइंट क्या बोल रहा है, जब हम लोग रैंक में डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे थे मतलब प्रॉफिट और क्या है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसके अंदर जब हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे थे तब हम लोगों ने क्या कर दिया है गलती से, एक साल का मिस्टेक क्या कर दिया है हम लोगों ने, रैंक फॉर ए ईयर वाज टेकन 7 इंस्टेड ऑफ 5। मतलब वैल्यू एक्स या वाई कोई भी एक वैल्यू जो कि 7 ले लिया है हम लोगों ने लेकिन वो 5 था। देखो लैंग्वेज पढ़ के समझना पड़ेगा ना, इसको हम कैसे बताएं, लैंग्वेज जो है वो पढ़ के समझना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है कि द डिफरेंस इन रैंक फॉर ईयर वाज टेकन 7 इंस्टेड ऑफ 5। मतलब ये देखो, ये जो डिफरेंस कैलकुलेट किए हो ना, ये देखो यहाँ पर, ये जो डिफरेंस कैलकुलेट किए हो, ये वाला, ये जो डिफरेंस कैलकुलेट किए हो, जब डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो तब यहाँ पर क्या गलती हो गया है, ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि गलती ये हो गया है कि फॉर ईयर वाज टेकन 7 इंस्टेड ऑफ 5 बाय मिस्टेक। ये देखो यहाँ पर 7, जैसे मान लो यहाँ पर 2 माइनस 0, तो मान लो जैसे मैंने यहाँ पर शायद एक गलती किया भी था, ठीक है, तो यहाँ पर 8 नहीं वो क्वेश्चन का मिस प्रिंट था, ठीक है, मेरे से फिलहाल तो यहाँ कोई गलती हुआ नहीं था। तो ये देखो अगर हो सकता है कि हम लोग माइनस करते वक्त गलत कर दिए हैं, ठीक है, माइनस करते वक्त हम लोग गलत कर दिए हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग का आर भी गलत आएगा। सोचो ना, अगर हम लोगों ने ये डी ही गलत कर दिया तो डी स्क्वायर गलत आएगा। डी में कहीं पर भी गलत क्या हो, कोई भी एक जगह पे गलत क्या हो या मोर देन वन जगह पे गलत क्या हो, अगर डी एक या एक से ज्यादा बार भी गलती है तो डी स्क्वायर गलती है। और अगर डी स्क्वायर गलत हो रहा है तो सिंपल सा बात है डी स्क्वायर गलत होगा तो उससे फाइंड आउट किया हुआ आंसर भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ठीक है। अब इसी चीज को ध्यान से देखो, यहाँ पर गलती क्या कर दिया है, बोल रहा है कि इन्होंने 7 ले लिया है इंस्टेड ऑफ 5 बाय मिस्टेक, गलती से 7 ले लिया जबकि 5 लेना था। एंड द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट वाज कंप्यूटेड एज 0.80। लेकिन गलती जो हुआ उसके बाद उन्होंने कैलकुलेट करते गए, वो लोग ध्यान नहीं दिए और उन्होंने अपना रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लिया जो कि 0.80 आया, बट गलत आया। क्यों गलत आया, गलत डेटा से कैलकुलेट करेंगे तो गलत ही आंसर आएगा, ठीक है। व्हाट वुड बी द करेक्ट वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट आफ्टर रेक्टिफाइंग, बोल रहा है कि सही वैल्यू क्या होना चाहिए। अब देखो डेटा को थोड़ा सा जॉट डाउन कर लेते हैं कि हमें क्या क्या लिखना चाहिए। देखो क्या क्या लिखना पड़ेगा,
पहला बात है कि यहाँ पर हम लोगों को बोला है कि प्रॉफिट और ये सब कैलकुलेट कर रहे हैं 10 साल का, ठीक है, 10 साल का, यानी हाउ मेनी टाइम्स, हाँ, कितने साल का हमें एक्स और वाई मिलेगा। सोचो अगर 10 इयर्स का हम लोग प्रॉफिट और 10 इयर्स का हम लोग इन्वेस्टमेंट चेक कर रहे हैं तो हमारे पास 10 इयर्स का ही डेटा होगा, तो एन का वैल्यू 10 होगा, ऑटोमेटिकली एन का वैल्यू 10 होगा ना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम लोगों ने गलती किया है एक कैलकुलेशन पे और हमारा रॉन्ग आर ऑफ आर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रॉन्ग कैलकुलेशन हुआ है पहले, तो 0.80 जो आया हुआ है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हम लोगों ने एक डी गलत ले रखा है, डी, ठीक है, एक डी हम लोगों ने गलत ले रखा है। रॉन्ग डी क्या है और करेक्ट डी क्या है? तो रॉन्ग डी, करेक्ट डी। तो यहाँ पर क्या बोला है देखो, डिफरेंस इन रैंक फॉर ए ईयर वाज टेकन 7 इंस्टेड ऑफ 5, ठीक है, तो करेक्ट है 5, रॉन्ग है 7, तो डी ही हम लोगों ने गलत ले लिया है, ठीक है, डी को गलत ले लिया। अब हमें सही करने के लिए बोला है, सही क्या होगा? तो पहले हम लोग कैलकुलेट इस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं रैंक ऑफ आर 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो रॉन्ग आर कितना है? 0.80, ठीक है, 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर हमें नहीं पता, हम लोगों ने एक डी गलत लिया है, डी स्क्वायर का कुछ नहीं बोला है, ठीक है, एन इंटू एन कितना है? 10, 10 स्क्वायर माइनस 1 कर लेते हैं। अब देखते हैं कितना वैल्यू आता है, 0.80 माइनस 1, और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस ऑफ 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर और 10 इंटू 10 स्क्वायर मतलब 100 माइनस 1 यानी 99। अच्छा, 0.8 माइनस 1 कितना होता है? 0.8 माइनस 1 होता है 0.2, ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, माइनस 0.2 इक्वल टू माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 इंटू 99, ठीक है। अब दोनों साइड से माइनस माइनस हटा दो, अब ये ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 0.2 इंटू 10 इंटू 99 इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर, और ये 6 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने एक बार में कर दिया, 0.2 इंटू 10 इंटू 99 मतलब 990 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ रहा है 33, तो ये हो गया 33 इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर। मतलब ये क्या आ गया? ये आ गया रॉन्ग सिग्मा डी स्क्वायर। क्यों रॉन्ग आया? क्यों रॉन्ग आया? क्योंकि हम लोगों ने रॉन्ग डेटा से ही तो कैलकुलेट किया, ये गलती से फाइंड आउट हुआ है, ये गलत कैलकुलेशन के बाद ये आंसर आया था। तो इस आंसर से अगर हम लोग यहाँ पर कुछ भी पुट करते हैं तो हमें जो भी मिलेगा गलत ही मिलेगा, मतलब इनका गलत सिग्मा डी स्क्वायर 33 आया होगा। अब हमें सही करना है, तो सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे। तो देखो हम लोग करेक्ट करेक्ट क्या कैलकुलेट करेंगे? करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर हम लोग पहले रॉन्ग वाला ले लेते हैं, रॉन्ग सिग्मा डी स्क्वायर, ठीक है, और उससे माइनस कर देते हैं, यहाँ पर माइनस कर देंगे रॉन्ग डी और करेक्ट डी, ये देखो माइनस कर देंगे रॉन्ग डी और प्लस कर देंगे करेक्ट डी। हम समझाते हैं ये वाला कैसे होगा, एक बार लिख लेते हैं। गलत गलत करके आया है 33, ठीक है, गलत करके आया है 33, और गलत वैल्यू क्या था? गलत वैल्यू था हम लोगों का 7, तो ये 7 स्क्वायर से माइनस करेंगे, और यहाँ पर स्क्वायर भी क्यों हो रहा है वो भी बताते हैं, और ये 5 स्क्वायर से ऐड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 33 माइनस 49 प्लस 25, 33 माइनस 49 प्लस 25, तो ये हो गया 9, 9 आंसर आ रहा है। करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर एक बार चेक कर लेते हैं, करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर 9 आएगा। अब हम समझाते हैं क्यों ऐसा हुआ, क्यों मैंने ऐसे किया। देखो हम लोगों ने जो गलत आंसर कैलकुलेट किया था, वो गलत आंसर कैलकुलेट करने पे हमारा सिग्मा डी स्क्वायर है। मतलब सिंपल, हम एक एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम लोगों का कुछ रैंक आया था, ठीक है, रैंक ऑफ एक्स और रैंक ऑफ वाई, फिर हम लोगों ने डी कैलकुलेट किया, रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई करके, ठीक है, तो डी का वैल्यू मान लो एक जगह पे ये था 4, ये था 5, तो यहाँ पर हो गया -1, ठीक है, पॉजिटिवली ले लेते हैं, ठीक है, ये था 5, ये 4 था, ये 1 हो जाना चाहिए, ठीक है, ये था मान लो 6 और ये था मान लो 2, तो ये हो जाएगा
4, ठीक है। अब डी स्क्वायर क्या कैलकुलेट होगा, डी स्क्वायर कैलकुलेट हो गया 1 और 4 का 16, तो यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर हो गया 15, ठीक है, ये हो गया। बट मान लो कि ये एक्चुअली हम लोग का गलत हो गया। क्यों हो गया है, हम लोग का यहाँ पर 6 - 2, ये तो सही किया है, अब इसका रॉन्ग भी दिखा देते, ऐसे करके दिखाते। सेम इसी चीज को जो और एक स्टूडेंट कर रहा था, उसने ये सारा चीज सही लिखा, ठीक है, लेकिन जब माइनस किया, देखो जब माइनस किया तब उसने क्या किया, 5 - 4 1 कर लिया, लेकिन 6 - 2 4 होता है, उसके जगह उसने क्या कर लिया, 6 - 2 4 के जगह यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है। अब जैसे ही 5 लिख दिया गलती से, ठीक है, तो डी स्क्वायर आ गया 1 और 25, यानी यहाँ पर 26 हो गया, इसका सिग्मा डी स्क्वायर 26 हो गया। अब अगर हमें ये क्वेश्चन बोल रहा है कि गलती से, अब क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि गलती हम लोगों ने क्या किया है, गलती हम लोगों ने ये किया है कि 4 के जगह 5 ले लिया, ये बता रहा है क्वेश्चन, हमें बता रहा है कि गलती आपने क्या किया है, 4 के जगह 5 ले लिया। अब इसको सही करो, तो हम लोग कैसे सही कर सकते हैं, सिग्मा डी स्क्वायर एक्चुअली 15 होना चाहिए, तो कैसे सही करेंगे, ठीक है, 26 मेरा गलत है, गलत क्या है, मैंने ये 25 गलत कर रखा है, गलत क्या है, मैंने 25 गलत कर रखा है, मुझे ये सही करना पड़ेगा, मुझे वो कितना करना पड़ेगा 16, क्योंकि मेरा एक, ये देखो मेरा यहाँ पर क्या बोल रखा है कि यहाँ पर डिफरेंस इन रैंक, जो डिफरेंस इन रैंक है वो 7 ले लिया है इंस्टीड ऑफ 5, ठीक है, तो इंस्टीड ऑफ 5, तो यहाँ पर 5 ले लिया है इंस्टीड ऑफ 4, ठीक है। तो हम लोग कैसे सही कर सकते हैं, 26 से हमें वो वैल्यू माइनस कर देना चाहिए, बट वो वैल्यू 26 में स्क्वायर के हिसाब से है। देखो हम लोग अगर 5 माइनस करेंगे तो कैसे होगा, 5 माइनस करने से तो नहीं होगा, हमें 5 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, इससे क्या हो जाएगा, ये 25 हट जाएगा इसमें से। देखो 26 से अगर 25 हटा देंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि सही है, और इसमें ऐड कर देंगे सही वाला, सही कितना है 16 है, मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला था कि गलती डी का वैल्यू बताया था, डी स्क्वायर का नहीं बताया था, बोला था कि डी लेना चाहिए था, यहाँ पर देखो डी 4 लेना चाहिए था, बट डी ले लिया है 5, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, ऐसे क्वेश्चन हमें बता दिया था। तो हम लोग कैसे सही करेंगे, जो गलत है उसमें से गलत वैल्यू को निकाल देंगे, ठीक है, गलत से गलत वैल्यू को निकाल देंगे। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, मान लो कि तुम लोग पढ़ने आ रहे हो, ठीक है, तुम लोग अपने बैग में 2 कॉपी रखे हो, एक मैथ का रखे हो, एक लॉ का रखे हो, ठीक है, और एक मान लो अकाउंट्स का रखे हो, ठीक है, लेकिन तुम लोग को याद आया आज तो अकाउंट्स है ही नहीं, आज हम लोगों का क्या है, आज हम लोगों का मान लो कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट है, तो तुम लोग क्या करोगे, अकाउंट्स कॉपी को निकाल दोगे और कॉस्ट कॉपी को बैग में डाल लोगे, ठीक है। सेम वैसा ही है, गलत को निकाल दो, गलत क्या है 25 गलत है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमें स्क्वायर से हटाना है, तो स्क्वायर फॉर्मेट में ही हटाना है, 5 हटाने से कैसे होगा, तो हम लोगों ने 5 स्क्वायर को हटा दिया। अब सही को ऐड कर दो, 4 स्क्वायर को ऐड कर दिया, अब देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया हम लोगों का 4 स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा, तो 16 + 1, यहाँ पर 16 + 1 ये 17 होगा, ठीक है, ये मैंने गलत लिख रखा है, तो ये हो गया 17, ये गलत लिख रखा है मीन्स मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत कर लिया, 1 + 16 17 होता है, तो ये 17 सही आंसर आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज हुआ, 33 हम लोगों का गलती से जो निकला था उसका आंसर है, अब उसमें हम लोग रॉन्ग डी को हटा देंगे, लेकिन डी स्क्वायर से तो डी नहीं हटा सकते हैं, तो डी स्क्वायर को हटाएंगे और करेक्ट डी स्क्वायर को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आंसर 9 आ गया। अब जैसे ही हमें सही आंसर मिल गया, हम लोग सही वाला आर निकाल सकते हैं, आर ऑफ आर 1 - 6 × सिग्मा डी स्क्वायर, यानी 9, यानी 9 हो जाएगा, ये वाला, ये करेक्ट वाला, डिवाइडेड बाय n × n² - 1, वो कितना था, वो तो हमेशा सेम ही रहेगा 10, क्योंकि गलती हमारा लिखने में हुआ है, काउंट करने में नहीं हुआ है, तो 10 वेरिएबल्स था तो 10 ही रहेगा, तो सही आंसर हो जाएगा 54 100 - 1, तो यहाँ पर हो गया 10 × 99, तो 54 डिवाइडेड बाय 990, जितना आ गया -1, तो ये हो गया 0.945, 0.945, चेक करते हैं, 945 है तो उसको 95 किया है अप्रोक्सीमेशन के साथ, 0.95 किया है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन के साथ।
अच्छा, तो ये देखो, ये आज हम लोगों ने स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ा, और आगे अगर कोई भी क्लास हम लोग का नहीं भी किया हुआ है तो भी मुझे नहीं लगता इस टॉपिक में, एटलीस्ट इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर मतलब फिर से एक बार क्लास सुन सकते हो। क्यों हम बता रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने पूरा सारा चीज नया ही किया, पुराने कोई फॉर्मूले से कोई लिंक नहीं था। इवन जो कार्ल पियर्सन वाला था जो लास्ट क्लास में किए थे, उससे भी इसका कोई लिंक नहीं था, ये अपना एक इंडिविजुअल ही था क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग देखो, जो भी हमारे पास टाइम है आधा घंटा, इसमें हम लोग अपना एमसीक्यूज को पूरा करेंगे। लास्ट दिन हम लोगों ने 5 एमसीक्यूज किए थे, ठीक है, 5 एमसीक्यूज किए थे। उसके बाद वाला हम लोग करेंगे, तो तुम लोग मुझे आंसर देते रहना। लास्ट दिन हम लोगों ने 5th नंबर तक एमसीक्यूज किया था, ये वाला यहाँ तक किया था। अभी हम लोग 6th नंबर से स्टार्ट करेंगे। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6। कोरिलेशन एनालिसिस एम्स एट, कोरिलेशन एनालिसिस किस चीज को ध्यान में रखते हुए किया गया है। बोल रहा है कि प्रेडिक्टिंग वन वेरिएबल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल का वैल्यू हमें दे दिया है, सपोज मान लो x का वैल्यू 2 दे दिया है, तो y कितना होगा, क्या ये कैलकुलेट करना हम लोग सीखते हैं, ये कैलकुलेट करना सीखते हैं हम लोग कोरिलेशन में, ये नहीं सीखते हैं, ये सीखेंगे रिग्रेशन एनालिसिस में। कोरिलेशन में हम लोग रिलेशनशिप पता करते हैं कि किसी के साथ किसी का रिलेशनशिप, दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, परफेक्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट नेगेटिव है, या फिर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। दूसरा क्या बोला है, एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, क्या ये सही लग रहा है, ये तो सही है। ऑब्वियसली दो रिलेशन के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है देखो, मेजर, नेक्स्ट बोला है मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के अंदर रिलेशनशिप का मेजरमेंट कैलकुलेट करते हैं ना। देखो आज तो हम लोगों ने एट्रीब्यूट को भी मेजर करना सीखा, कि जज अगर बता रहे कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है तो कैसे मेजर करेंगे। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, है ना, बोथ बी एंड सी हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर रिग्रेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हम लोगों ने रिग्रेशन सब 9th नंबर बताओ, स्कैटर्ड डायग्राम इज कंसिडर्ड फॉर मेजरिंग, स्कैटर्ड डायग्राम से हम लोग क्या मेजर करते हैं, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कर्वी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, नाइदर ए नॉर बी, बोथ ए एंड बी। बोलो स्कैटर्ड डायग्राम वाला आंसर क्या होगा, स्कैटर्ड डायग्राम से हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, ये देखो हम दिखा सकते हैं। लास्ट दिन हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया है। ये है स्कैटर्ड डायग्राम, है ना, ये है स्कैटर्ड डायग्राम, इससे हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, बोलो। स्कैटर डायग्राम ये है, ये स्कैटर डायग्राम है, ये सारा का सारा स्कैटर डायग्राम है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर जो दे रखा है वो है कि हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन वाला रिलेशनशिप, कर्वी लीनियर मैम मतलब टी, बोथ ए एंड बी होगा, करेक्ट, दोनों ही कर सकते हैं। ये देखो, ये है स्ट्रेट लाइन वाला रिलेशनशिप, ठीक है, और ये है कर्वी लीनियर वाला रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा, अब देखो 9 का हो गया डी, 9 का हो जाएगा डी। 10, इफ द प्लॉटेड पॉइंट इन ए स्कैटर्ड डायग्राम लाई फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, ठीक है, अपर लेफ्ट से लोअर राइट में जा रहा है, देन द कोरिलेशन इज, तो अपर लेफ्ट से लोअर राइट में आ रहा है, तो बोलो ये कैसा कोरिलेशन होगा, ये मैम कौन सा नेगेटिव। नेगेटिव, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखो, ये मेरा बताया हुआ है, ये देखो सारा चीजें बताया हुआ है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, तो ऑप्शन सी हो गया 10th का। 11, इफ प्लॉटेड पॉइंट इज इन ए स्कैटर्ड डायग्राम आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको क्या बोलेंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे ऐसे, ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किधर से किधर नहीं बोला है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ऐसा हो जाएगा, सॉरी, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, हर जगह पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कोई पैटर्न नहीं लिया है कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे, ये वाला इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, या तो यू शेप ले रहा है, या तो सर्कल शेप ले रहा है, या तो भी शेप ले रहा है, तो ये क्या होगा अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
क्या इसमें कोई रिलेशन बनता है? ये देखो ना, यहाँ पर पीछे चला जाएगा, अगर पेज पलटेंगे तो यहां से देख के बता सकते हो। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कोई रिलेशन बनता है? अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट, ये इवनली नहीं है, ये एक पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, परफेक्ट रिलेशन नहीं है। बट हाँ, एक दिख रहा है कि अप टू डाउन है कि डाउन टू अप है, लेकिन ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिससे कोई हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, अप टू डाउन, डाउन टू अपवर्ड, डाउनवर्ड नहीं बनता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका आंसर, इसका मतलब क्या होगा बोलो? 0। 0। 11 का ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इफ ऑल द प्लॉटेड पॉइंट इन ए स्कैटर डायग्राम लाई ऑन ए सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन पे जा रहा है, ठीक है, देन द कोरिलेशन को क्या बोलेंगे? सिंगल लाइन पे जा रहा है। अब सिंगल लाइन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो ऑप्शन से बताओ कौन सा सही ऑप्शन होगा? आइदर ए और बी। Either A or B. If all plotted lie on a single line, then the correlation is, हाँ, परफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, परफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, तो आइदर ए और बी हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, ये 12 नंबर होगा, यहाँ पर ये मिस्टेक दे रखा है, 11 के, ये 11 फिर ये 11 दे रखा है, ये 12 होगा, ठीक है। अच्छा, 13, द कोरिलेशन बिटवीन शू साइज एंड इंटेलिजेंस, बोलो शू साइज और इंटेलिजेंस में क्या कोई रिलेशन हो सकता है? अगर है तो कैसा होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, या फिर नन ऑफ दिस, क्या होगा बोलो? या 0, क्या होगा? पहले मैम सोचो क्या। हाँ बोलो, बोलो बोलो, ठीक ही बोलते हो। मैम कोई रिलेशन नहीं होगा ना, तो हाँ, 0। 0, 0, कोई रिलेशन नहीं होने से क्या बोलेंगे? आर इक्वल टू 0, क्योंकि आर का वैल्यू -1 से +1 के अंदर लाई करता है ना, तो आर आर क्या हो जाएगा? 0, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, नन ऑफ दिस नहीं बोलेंगे, कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, 14 का देखो, द कोरिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, ठीक है, मतलब हम लोग मान लो एक गाड़ी में जा रहे हैं, एक गाड़ी में चढ़ते हैं तो हर एक गाड़ी का अपना अपना स्पीड होता है, जिस स्पीड पे ड्राइवर चला रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस जाने के बाद अगर हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन क्या होगा, ये पूछ रहा है। काफी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, कि अगर हम लोग गाड़ी में जाते हुए ब्रेक लगा देते हैं तो ऑन दैट मोमेंट जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और जो स्पीड था उसमें रिलेशन क्या होगा? मैम पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, क्यों बताओ? अगर पॉजिटिव होगा तो मुझे थोड़ा सा बताओ रीजन, क्यों पॉजिटिव लग रहा मैम है? जिस ऑटोमोबाइल का स्पीड ज्यादा होगा, ब्रेक हम्म, दबाने के बाद उसे रुकने में भी उतना टाइम लगेगा, तो हाँ, रुकने में जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा डिस्टेंस जाएगा। हाँ, तो स्पीड स्पीड कम हो रहा है, अगर हम लोग ब्रेक लगाएंगे तो स्पीड कम होगा कि नहीं होगा, पहले बोलो। यस मैम। और डिस्टेंस क्या होगा? ब्रेक लगाने से क्या गाड़ी रुक जाता है या फिर थोड़ा आगे जाके रुकता है? सोचो। मैम थोड़ा आगे जाके रुकता है। रुकता है, मतलब डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, लेकिन स्पीड कम हो रहा है, स्पीड नीचे जा रहा है, फिर भी वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके फिर जाके परफेक्टली रुकेगा। इसका मतलब अगर यहाँ पर क्वेश्चन इसी तरह से बोला है, देखो, कोरिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, ये डिस्टेंस कब ट्रेवल करने का बात हो रहा है? आफ्टर अप्लाइंग हिज ब्रेक, ब्रेक लगा दिया, अब गाड़ी थोड़ा आगे जाके रुक गया, थोड़ा आगे गया, मतलब डिस्टेंस बढ़ा, लेकिन स्पीड कम हो गया क्योंकि हम लोग ब्रेक लगाने के सिचुएशन में थे। अब बताओ फिर रिलेशन क्या होना चाहिए? एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, अब बोलो, स्पीड कम हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तो बोलो रिलेशन क्या होगा? हाँ बोलो बोलो। तो मैम नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, अगर हम लोग का स्पीड जो है वो कम हो रहा है क्योंकि हम लोग ब्रेक लगा रहे हैं, और हमारा जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा कवर अप हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ा लेकिन स्पीड कम हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ये बोला था कि ब्रेक लगाने के बाद क्या सिचुएशन होगा, इसीलिए एक स्पीड जो है वो कम हो रहा है, डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है, इसीलिए ये नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाएगा। अच्छा,
फिर देखो 15, स्कैटर डायग्राम हेल्प अस टू, स्कैटर डायग्राम से हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? फाइंड द नेचर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, कंप्यूट द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ऑब्टेन द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। बोलो कौन सा आंसर होगा? स्कैटर डायग्राम हमें क्या बताता है? देखो स्कैटर डायग्राम जब मैंने करवाया था, इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ये देख के भी बता सकते हो, बोलो क्या? ये रहा मेजरमेंट ऑफ फॉर्मूला दैट रिप्रेजेंट द नेचर और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन। तो बताओ, फाइंड द नेचर, नेचर तो बताया ही था। नेचर मतलब क्या? पॉजिटिव। नेचर मतलब क्या? पॉजिटिव, नेगेटिव, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, है ना? तो नेचर तो बताता ही है, ठीक है, दो वेरिएबल्स के अंदर का। मैम डी और होगा। डी होगा, बोथ ए एंड सी, है ना? मैथमेटिकल कुछ नहीं बता सकता, स्कैटर डायग्राम तो सिर्फ ड्राइंग देता है ना? मैथमेटिकली कौन बताता है? कार्ल पियर्सन बताता है, स्पेयरमैन्स बताता है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, ठीक है? तो इसका मतलब ऑप्शन डी होगा, ठीक है? 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ओ, डी नहीं होगा, देखो डी में तो सी इंक्लूड कर दिया है, ऑब्टेन द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। मैथमेटिकल तो नहीं देता है, तो डी भी नहीं होगा। फिर ये दोनों में से कुछ देना पड़ेगा, ये दोनों में से सबसे परफेक्ट जो है वही देंगे। फाइंड द नेचर ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, कंप्यूट द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो फिर कौन सा आंसर होगा? ए देना चाहिए, नेचर बताता है, ठीक है? कंप्यूट तो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर क्या बोला है? कंप्यूट द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। कंप्यूट तो कुछ नहीं कर सकते ना, कंप्यूट का मतलब कुछ डेटा होगा उससे कैलकुलेशन करेंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर होगा, कंप्यूट तो कुछ नहीं कर सकते, ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर होगा इसीलिए। अच्छा 16 का देखो, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग, पियर्सन, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये किस वजह से यूज होता है? कोरिलेशन फॉर एनी टाइप ऑफ रिलेशन, कोरिलेशन फॉर लीनियर रिलेशन ओनली, कोरिलेशन फॉर कर्वीलिनियर रिलेशन ओनली, बोथ बी एंड सी। तो हमें ये बताना है कि कौन से रिलेशनशिप के लिए कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला हमारा यूज होता है। यहाँ पर दिया है देखो, कोरिलेशन फॉर एनी टाइप ऑफ रिलेशन, एनी टाइप ऑफ रिलेशन का हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है? एनी टाइप ऑफ रिलेशन का हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बोला है लीनियर रिलेशन ओनली, अच्छा यहाँ पर बोला है कर्वीलिनियर रिलेशन ओनली, तो कर्वीलिनियर का नहीं होता है। देखो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन का ही कैलकुलेट करता है, लीनियर का ही कैलकुलेट करता है। देखो कार्ल पियर्सन में जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास जो वेरिएबल्स जो डेटा होता है, देखो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करके करते हैं ना, कोवेरिएंस वगैरह यूज करके करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखवाया होगा, देख लेते हैं। बट मेथड मोस्ट एक्यूरेट, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ दोनों रेशियो का मैंने मतलब समझाया था। उसके बाद यहाँ पर यूनिट फ्री मेजरमेंट, इसका वैल्यू और इम्पैक्ट बताया था, ठीक है? और तो कुछ नहीं बताया था। लेकिन देखो ये कर्वीलिनियर रिलेशनशिप के लिए नहीं होता है, ये कर्वीलिनियर रिलेशनशिप ओनली जो दे रखा है ना, इसके वजह से ये आंसर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सिर्फ कर्वीलिनियर बताएगा ऐसा नहीं है, और एनी टाइप कोई भी रिलेशन बता दे ये भी नहीं हो सकता है। कार्ल पियर्सन कोई भी रिलेशन नहीं बता सकता है, ठीक है? जिससे हम लोग कोवेरिएंस वगैरह निकाल सकते हैं, उसका रेशियो से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कार्ल पियर्सन। अगर ऐसा हमारे पास वैल्यूज है तो ही हो सकता है, और इसका आंसर ये वाला होता है, ठीक है? मतलब बेसिकली ये पॉइंट मैंने लिखवाया नहीं है, तुम लोग नोट डाउन कर लो एक बार, जहां पर ये लिखवाया हुआ है कि ये सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप के लिए ही काम करता है, ठीक है? ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ये मैंने नहीं लिखवाया था, हम भूल गए। यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो, इसका जो फीचर्स मैंने लिखवाया था ना, तो यहाँ पर एक लिख सकते हो 0.6 यहाँ पर ऐड करके, एप्लीकेबल फॉर लीनियर रिलेशनशिप, एप्लीकेबल फॉर लीनियर लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है? अच्छा इसका आंसर बी होना है, ठीक है? इसका आंसर बी होगा। अच्छा अब देखो 17 का,
product moment correlation coefficient मतलब कार्ल पियर्सन is considered for finding the nature of correlation, amount of correlation, both A and B, either A and B. तो कार्ल पियर्सन से हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं? अमाउंट तो डेफिनेटली पता कर सकते हैं, यानी आर का वैल्यू क्या होगा, अमाउंट तो कर ही सकते हैं। क्या नेचर भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना अच्छा रिलेशनशिप है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, क्या नेचर भी फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो ये लिखवाया हुआ है, ये मैंने लिखवाया था स्ट्रेंथ, ये देखो मैंने स्ट्रेंथ मतलब वही हो गया ना, कितना अच्छा रिलेशन है। इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग डायरेक्शन एज वेल एज स्ट्रेंथ, है ना। तो यहाँ पर आंसर फिर कौन सा होना चाहिए 17 का? मैम सी। सी, बोथ ए एंड बी होगा। अच्छा 18 का देखो, इफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज पॉजिटिव देन द पॉइंट्स इन अ स्कैटर्ड डायग्राम टेंड्स टू क्लस्टर। अगर पॉजिटिव होगा तो किधर क्लस्टर होगा, डेटा पॉइंट किधर क्लस्टर होगा? फ्रॉम लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू अपर राइट, लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू लोअर, मतलब सीधा बात है अगर पॉजिटिव होगा तो ये ऐसे होता है, ऐसे का मतलब क्या हो गया, किधर से किधर, वही आंसर दे दो, है ना। पॉजिटिव का मतलब तो ऐसे होगा, तो अगर ऐसे होता है तो कहां से मैम कहां ए। होगा? ए, लोअर लेफ्ट, ये लेफ्ट हो रहा है, लेफ्ट से अपर राइट तक। 18 का ए, हाँ लेफ्ट से राइट ठीक हुआ है, यही वाला होगा। अच्छा 19 का देखो क्या बोल रहा है, when r equal to 1 all the points in a scattered diagram would lie, कहां से कहां होगा? अगर r का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू 1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव होने से कैसे होता है, ऐसे होता है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर होगा? स्ट्रेट मैम लाइन ए। बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा और ये लोअर लेफ्ट से अपर राइट तक जाएगा, करेक्ट, लोअर लेफ्ट से अपर राइट तक जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखो, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये तो मैंने समझाया था, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट एक रेशियो है, किसका? कोवेरिएंस ऑफ बोथ वेरिएबल्स x एंड y और रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का मल्टीप्लीकेशन। तो कौन सा आंसर होगा इसमें से? पढ़ के देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू वेरिएबल्स टू कोवेरिएंस, नहीं ये गलत हो रहा है, बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू वेरिएबल्स टू कोवेरिएंस बिटवीन देम, ये उल्टा बता दिया है, ये उल्टा बता दिया है। लाइन ठीक है बट मैम सी। रेशियोज क्या? हाँ सी होगा, द कोवेरिएंस बिटवीन वेरिएबल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका कोवेरिएंस जो दो वेरिएबल्स का होगा उसी का प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन का रेशियो होना चाहिए। तो 20 का सी हो गया। अच्छा 21, यहाँ पर क्या बोला है 21 में, द कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल्स क्या होता है? स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होता है, स्ट्रिक्टली नेगेटिव होता है, ठीक है, ऑलवेज जीरो होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो होता है, ये भी मैंने नहीं बताया, ये बता देते। कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल्स कहां से कहां लाई करता है वो बता देते हैं तो फिर ये आंसर दे पाओगे। यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर 7th नंबर पॉइंट देके, कर्व लाई बिटवीन माइनस नेगेटिव से लेके, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके ऐसे, ठीक है, मतलब क्या हो गया यहाँ पर, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी के अंदर कोवेरिएंस का वैल्यू जो है वो लाई करता है, ठीक है, ये मैंने नहीं बताया था। अब यहाँ से हम लोग आंसर बता सकते हैं कि कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल्स कहाँ से, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव तो होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू तो को मैम ले रहा है, डी होगा। टी होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अच्छा 22, the coefficient of correlation between two variables can have any unit, coefficient of correlation between two variables का यूनिट हो सकता है, is expressed as product of unit of the two variables, is a unit free measure, none of this, बोलो कौन सा होगा, ये लिखवाया था ये समझाया भी था हम लोगों ने। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, मतलब कार्ल पियर्सन का बोल रहा है, जब कुछ नहीं बोल रहा है तो हम लोग कार्ल पियर्सन का मानेंगे ना, कोफिशिएंट मतलब ही तो आर हो गया, तो आर, आर जो दो वेरिएबल्स के अंदर हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्स और वाई का, वो उसमें यूनिट होता है, अगर रेशियो हो जाएगा तो क्या यूनिट होगा? तो यूनिट तो नहीं होगा। इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑफ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के
यूनिट का प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं, ये तो रेशियो होता है और वैसे भी यूनिट फ्री मेजर होता है। हाँ, इट इज अ यूनिट फ्री मेजर। ये देखो ये पॉइंट शायद मैंने, हाँ ये कवर किया होगा, ये पॉइंट मैंने लिखवाया होगा, ये रहा, इट इज अ यूनिट फ्री मेजरमेंट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बोला है व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट, बताओ, ये बता रखा है आर, आर कहां से कहां तक बिलोंग करता है ये बताया था, ये देखो दिखा देते हैं, आर -1 से +1 तक बिलोंग करता है, लेकिन इंक्लूडिंग ये दोनों, जहां पर इसका मतलब परफेक्ट नेगेटिव और इसका मतलब परफेक्ट पॉजिटिव। बताओ, याद आ गया होगा कौन सा होगा? नो लिमिट नहीं होगा, -1 एक्सक्लूडिंग द लिमिट्स भी नहीं होगा, 0 एंड 1 इंक्लूडिंग द लिमिट्स, ये तो लिमिट्स ही गलत दे रखा है, -1 एंड 1 इंक्लूडिंग द लिमिट्स है ना, -1 एंड 1 इंक्लूडिंग द लिमिट्स मतलब ये दोनों को लेते हुए, है ना, ये दोनों को लेते हुए। इस पे देखो मैंने एक छोटा सा डिस्कशन भी किया था कि इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब समझाने के लिए मैंने ये डिस्कशन भी किया था कि ये दोनों को इंक्लूड करेगा आर का वैल्यू, तो 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा अब देखो 24 क्या बोल रहा है, इन केस द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल इज 1, ठीक है, मतलब आर का वैल्यू अगर 1 है, 1 मतलब पॉजिटिव 1 हो गया, द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स वुड बी, तो दोनों वेरिएबल्स के अंदर रिलेशनशिप कैसा है, अगर आर का वैल्यू +1 है तो दोनों के अंदर रिलेशनशिप कैसा है, तो दोनों के अंदर रिलेशनशिप पहला बात है स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि आर का वैल्यू +1 ऐसे होने पे होता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनता है। इनमें से कौन सा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पता होने से हम लोग आंसर दे पाएंगे, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये भी स्ट्रेट लाइन का है, ये भी स्ट्रेट लाइन का है, ये भी स्ट्रेट लाइन का, फिर आंसर कौन सा दे, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, तो आंसर कौन सा दे, हमें ये देखना पड़ेगा जो स्लोप होता है, स्लोप यानी कि बी, बी का वैल्यू क्या होने से हम लोग का रिलेशनशिप 1 होता है, ठीक है। एक्चुअली रूल्स ये है कि बी जिसको बोलते हैं स्लोप, स्लोप अगर पॉजिटिव होगा, स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो रिलेशनशिप हम लोग का पॉजिटिव होता है। तो बताओ आंसर क्या होगा, हम थोड़ा सा ये लिखवा देंगे उसके बाद आंसर क्या होगा। हाँ बोलो मैम बी, आंसर बी होगा, बी ग्रेटर देन 0, हाँ ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला होगा y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, बी ग्रेटर देन 0। तो इसको थोड़ा सा ना नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग, 24 नंबर क्वेश्चन से एक पॉइंट निकल के आ रहा है, वो हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए 24 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो r इक्वल टू 1 मीन्स क्या होता है, 1 मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है, और इसका स्कैटर डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा, तो ये क्या हो गया, ये है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये होता है एक स्ट्रेट लाइन जिसको लीनियर भी बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन जो है ये हम लोग ऐसे करके मैथमेटिक्स में डिनोट करते हैं, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहां पर b का मतलब होता है स्लोप, ठीक है, b का मतलब स्लोप होता है, और स्लोप अगर पॉजिटिव होगा, स्लोप अगर पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, ये मतलब इक्वल पॉजिटिव कर देते, स्लोप अगर पॉजिटिव होगा मतलब बी ग्रेटर देन 0 कर देते, बी ग्रेटर देन अगर 0 दैट इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होगा तभी जाके आर पॉजिटिव हो सकता है, देन आर पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा अच्छा 25 नंबर देखो यहाँ पर क्या बोला है, इफ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स ये दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, ये पूछ रहा है। देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है, यहाँ पर एक हमें इक्वेशन दे दिया है, क्या दे दिया है, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई पूछ रहा है, मतलब आर ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये हम लोग को पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो हम लोगों को पता है ये एक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्मेट में ट्रांसफर करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का फॉर्मेट y इक्वल टू a प्लस बी एक्स इस फॉर्म में लेके आएंगे, तो y लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, इधर बाकी डेटा आ जाएगा, तो y इक्वल टू -4/3 -2/3 इंटू एक्स, ठीक है। अब यहां से बताओ b कितना हो रहा है, b कितना हो रहा है, यहां से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि b कितना हो रहा है, बोलो b कितना हो रहा है, ये क्या है, ये है a, है ना,
हम लोग का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी एक्स, तो a का वैल्यू क्या हो गया -2/3। हाँ -2/3 होगा, ये ऐसे करके दिखाया जाता है, -2/3 होता है, ठीक है, -2/3 हो गया, तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप हो गया नेगेटिव, ठीक है, स्लोप नेगेटिव हो गया, बी का मतलब स्लोप होता है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अच्छा अब हमें बोल रहा है कि इफ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई गिवन बिलो देन द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। तो अगर स्लोप हमारा नेगेटिव होगा, स्लोप हमारा नेगेटिव होगा तो रिलेशन कैसा होगा, अगर स्लोप पॉजिटिव होने से परफेक्ट +1 होता है, तो स्लोप नेगेटिव होने से क्या होगा, यहाँ से ऑप्शन से बताओ। -1। -1 होगा, करेक्ट, यहाँ पर इसका मतलब -1 वैल्यू आ जाएगा, स्लोप नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और स्लोप पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव, और 1 ही क्यों लिख रहा है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बता रहा है, तभी हम लोग 1 लिख पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं लिख पाते। स्ट्रेट लाइन बताया ना, तो ड्रॉ के हिसाब से तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, मतलब ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा। अच्छा 26 में क्या बोला है देखो, फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स आज ही पढ़ा है, वी कंसीडर, कौन सा कंसीडर करते हैं, एट्रीब्यूट्स मतलब MC। सी, स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसके लिए हम लोग एट्रीब्यूट्स जो है इससे एट्रीब्यूट्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं। 27 फॉर फाइंडिंग द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अबाउट ब्यूटी बिटवीन टू जजेस इन ए ब्यूटी कंटेस्ट, तो एक ब्यूटी कंटेस्ट हो रहा है, वहां पर दो जज जजमेंट कर रहे हैं, तो उनका एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन हेल्प करेगा, स्कैटर डायग्राम, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, कौन हेल्प करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन, यानी 27 का बी हो जाएगा। 28 if there is a perfect disagreement between the marks in geography and statistics, then what would be the value of rank correlation coefficient, सेम जैसे पियर्सन का था वैसे ही रेंज होता है, तो उसी हिसाब से बता सकते हैं हम लोग कि अगर रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट हम लोग कैलकुलेट किए हैं स्टैटिस्टिक्स और जियोग्राफी का, और दोनों में परफेक्ट डिसएग्रीमेंट हुआ है, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, परफेक्ट होने से 1 होता है, अब अगर डिसएग्रीमेंट हुआ है तो क्या होगा, +1 की -1, -1। -1, जैसे हम लोग पियर्सन का कर रहे थे वैसे ही होगा, मतलब 28 का सी हो जाएगा, ठीक है, 28 का सी हो जाएगा। अच्छा 29 जो है ये कॉनकरेंट डेविएशन का है, नहीं ये किसका है, व्हेन वी कंसर्न विद द, अच्छा नहीं ये हम लोग when we are not concerned with the magnitude of the two variables under discussion we consider, अच्छा ये वाला concurrent deviation आंसर होगा, क्योंकि ये मैंने नहीं करवाया तो अभी नहीं बताते, ये बाद में बताएंगे। अच्छा 30 ये सब जो है ये सब इसके बाद आ जाता है दूसरे मेथड का। अच्छा 30 से लेके यहाँ पर 41 तक, मतलब जब तक हम लोग ये कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे, मतलब इसके बाद स्पेयरमैन के बाद जो भी आएगा कॉनकरेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट ये सब के लिए आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हाँ ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई द कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई एंड वेरियंस ऑफ वाई आर 40, 16 एंड 256, क्या बोल रहा है, फॉर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई कोवेरियंस कॉमा वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई आर 40, 16 एंड 256, मतलब ये बोल रहा है देखो सेट बी, क्योंकि सेट ए का आगे तभी कर पाएंगे अगर हम लोग बाकी चीज कंप्लीट कर लेते, तो सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 कोवेरियंस बता दिया है, ये एक क्वेश्चन कर लेते, कोवेरियंस बताया है 40, लाइन बाय लाइन बता दिया है, फिर बोल रहा है वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ एक्स बता दिया है, वेरियंस ऑफ वाई बता दिया है, वेरियंस ऑफ एक्स 16, वेरियंस ऑफ वाई 256 बता दिया है। अब हम लोग को पूछ रहा है वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, मतलब आर क्या होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। अच्छा कॉफ तो पता है 40, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होगा, अगर वेरियंस 16 है तो एच डी ऑफ एक्स कितना होगा, √16, क्योंकि एच डी का स्क्वायर होता है वेरियंस, तो 4, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y कितना हो जाएगा, √256, यानी कि 16 इंटू 16, अब ये हो गया कितना हो जाएगा, 10/16 हो जाएगा, चेक करते हैं, 10/16 0.625,
0.625, ठीक है। तो 0.625 यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये देखो सेट बी जो है, यहाँ पर हम लोगों को ये पता चलेगा कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन किस लेवल का आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सेट भी नेक्स्ट दिन करेंगे और बाकी कंप्लीट करेंगे तो बाकी एमसीक्यूज भी कर पाएंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।